लेकिन इस बार विकल्प बहुत मिलते जुलते थे, जैसे $5 के नोटों का ढेर बनाम $1 के नोटों का ढेर, हरी ट्रेन बनाम लाल ट्रेन, पतले हैंडल वाली घंटी बनाम मोटे हैंडल वाली घंटी। फिर भी लोगों ने 90% तस्वीरें सही पहचान ली, भले ही उनमें फर्क बहुत छोटा था। इस प्रयोग का असली मतलब। ये आंकड़े मुझे बहुत आश्चर्यजनक लगे, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि यह बस एक ऐसी बात को साबित कर रहे थे जिसे हम अंदर से पहले से जानते हैं। हमारी याददाश्त वास्तव में काफी अच्छी होती है। हम अक्सर शिकायत करते रहते हैं, चाबियां कहाँ रखी भूल गए, किसी का नाम भूल गए, कोई जानकारी याद नहीं आ रही। लेकिन असल सच्चाई यह हो सकती है कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं कम भूलते हैं। शायद हमारी याददाश्त की सबसे बड़ी कमी यह है कि हम भूल जाते हैं कि हम वास्तव में कितनी कम चीजें भूलते हैं। क्या हमारा दिमाग सब कुछ याद रखता है? एड ने कहा, मैंने अभी जो टेस्ट तुम्हें दिया उसके बारे में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अगर हम यही खेल कई साल बाद फिर से खेलें और तुमसे पूछें कि इनमें से कौन सी तस्वीर तुमने पहले देखी है, तो तुम ज्यादातर बार सही तस्वीर पहचान लोगे। इसका मतलब है कि तुमने जीवन में जो भी देखा है उसका कोई न कोई निशान तुम्हारे दिमाग में मौजूद रहता है। यह सुनकर मुझे लगा कि यह बहुत साहसिक और शायद थोड़ा संदिग्ध दावा है। मैं सोचने लगा, हमारी याददाश्त वास्तव में कितनी अच्छी होती है? क्या सच में हमारे पास सब कुछ याद रखने की क्षमता होती है? हम याददाश्त को कैसे समझते हैं? हम अक्सर याददाश्त को समझाने के लिए जिन उदाहरणों का उपयोग करते हैं वे भी इसी विचार को दिखाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि दिमाग कैमरे की तरह है, टेप रिकॉर्डर की तरह है, आईने की तरह है, कंप्यूटर की तरह है। इन सब उदाहरणों से लगता है कि दिमाग हमारे अनुभवों को बहुत सही तरीके से रिकॉर्ड करता है, जैसे कोई मशीन। वास्तव में कुछ समय पहले तक कई मनोवैज्ञानिक यह मानते थे कि हमारा दिमाग एक परफेक्ट रिकॉर्डर की तरह काम करता है। उनका मानना था कि हमारे जीवन की सारी यादें दिमाग के किसी कोने में सुरक्षित रहती हैं। अगर हमें कोई याद नहीं आती, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह गायब हो गई है, बल्कि सिर्फ यह है कि हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। मनोवैज्ञानिकों की राय। 1980 में मनोवैज्ञानिक एलिजाबेथ लॉफ्टस ने अपने साथियों से इस विषय पर राय ली। उन्होंने पूछा कि क्या वे इस बात से सहमत हैं। हम जो कुछ भी सीखते हैं वह दिमाग में हमेशा के लिए सुरक्षित रहता है, लेकिन कभी-कभी कुछ जानकारी हमें तुरंत याद नहीं आती। लेकिन हिप्नोसिस या कुछ खास तकनीकों से उन छिपी हुई यादों को वापस लाया जा सकता है। इस बात से 84% मनोवैज्ञानिक सहमत थे। दिमाग के प्रयोग। वाइल्डर पेनफील्ड। इस विचार की शुरुआत एक प्रसिद्ध प्रयोग से हुई थी। 1934 से 1954 के बीच एक कनाडाई न्यूरोसर्जन वाइल्डर पेनफील्ड मिर्गी एपिलेप्सी के मरीजों का ऑपरेशन कर रहे थे। ऑपरेशन के दौरान मरीज होश में रहते थे और उनकी खोपड़ी खुली होती थी। पेनफील्ड उनके दिमाग में छोटे इलेक्ट्रिक प्रोब्स से अलग-अलग जगह को छूकर मिर्गी का कारण खोजने की कोशिश करते थे। लेकिन इस दौरान एक अजीब चीज हुई। जब उनका उपकरण दिमाग के टेम्परल लोब के कुछ हिस्सों को छूता था, तो मरीज बहुत पुरानी और लगभग भूल चुकी यादों को अचानक बताने लगते थे। और जब पेनफील्ड उसी जगह को फिर से छूते, तो वही याद फिर से सामने आ जाती थी। इन प्रयोगों के आधार पर पेनफील्ड ने माना कि दिमाग उन सभी चीजों को रिकॉर्ड कर लेता है जिन पर हम ध्यान देते हैं, और यह रिकॉर्ड हमेशा के लिए रहता है। डायरी वाला प्रयोग। विलम वागेनार। एक डच मनोवैज्ञानिक विलम वागेनार ने भी इस विचार को परखने का फैसला किया।
1978 से 1984 तक 6 सालों तक उन्होंने हर दिन अपनी डायरी में 1 या 2 खास घटनाएं लिखीं। हर घटना के लिए उन्होंने अलग-अलग कार्ड पर लिखा। क्या हुआ? कौन शामिल था? कहाँ हुआ? कब हुआ? 1984 में उन्होंने खुद को टेस्ट करना शुरू किया। वे एक रैंडम कार्ड उठाते और देखते कि क्या उन्हें उस दिन की घटना याद है। उन्हें पता चला कि उन्हें ज्यादातर घटनाएं याद थीं, खासकर हाल की घटनाएं। लेकिन लगभग 20% पुरानी घटनाएं पूरी तरह भूल चुकी लग रही थी। जब वे उन्हें पढ़ते तो ऐसा लगता था जैसे यह किसी और के साथ हुआ हो। क्या वे यादें सच में गायब थीं? वागेनार को लगा कि शायद वे यादें सच में गायब नहीं हुई हैं। उन्होंने उन 10 घटनाओं को चुना जिन्हें वह पूरी तरह भूल चुके थे। उन घटनाओं में जो लोग मौजूद थे, वागेनार उनके पास गए और उनसे उस घटना के बारे में कुछ विवरण पूछे। हर बार ऐसा हुआ कि किसी व्यक्ति द्वारा बताई गई छोटी सी जानकारी से वागेनार को उस घटना की बाकी बातें भी याद आ गईं। इसका मतलब था कि कोई भी याद पूरी तरह गायब नहीं हुई थी। अंत में वागेनार ने निष्कर्ष निकाला, इससे यह नहीं कहा जा सकता कि कोई घटना पूरी तरह भूल जाती है। क्या हमारे पास सच में परफेक्ट याददाश्त होती है? पिछले 30 सालों में ज्यादातर मनोवैज्ञानिक इस विचार से कम सहमत होने लगे हैं कि हमारे दिमाग में अतीत की हर याद पूरी तरह सुरक्षित रहती है और बस उसे खोजने की जरूरत होती है। जब वैज्ञानिकों ने यह समझना शुरू किया कि याददाश्त वास्तव में क्या होती है, तब यह स्पष्ट हुआ कि यादें समय के साथ धीरे-धीरे कमजोर होती हैं। उनमें बदलाव भी आ सकता है और अंत में वे गायब भी हो सकती हैं। यह सब दिमाग के कोशिकीय स्तर, सेल्यूलर लेवल पर होने वाली एक वास्तविक शारीरिक प्रक्रिया है। आज अधिकांश वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि पेनफील्ड के प्रयोगों में जो यादें सामने आई थी, वे असली यादें नहीं थीं, बल्कि एक तरह का भ्रम, हैल्यूसिनेशन थीं, जैसे डेजा वीयू या कोई सपना। फिर भी पुरानी यादें अचानक क्यों लौट आती हैं? फिर भी हम सबने कभी न कभी ऐसा अनुभव किया है कि बहुत पुरानी कोई याद अचानक वापस आ जाती है। इसलिए बहुत से लोग अब भी मानते हैं कि शायद अगर हमें सही संकेत क्यू मिल जाए तो हम अपने दिमाग में मौजूद हर जानकारी को वापस निकाल सकते हैं। इसी वजह से मानव याददाश्त के बारे में एक बहुत आम गलतफहमी भी बनी हुई है। फोटोग्राफिक मेमोरी का मिथक। बहुत से लोग मानते हैं कि कुछ लोगों के पास फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, यानी वे किसी चीज को देखकर उसे बिल्कुल फोटो की तरह दिमाग में सेव कर लेते हैं और बाद में बिल्कुल सही तरीके से याद कर सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों को ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला कि किसी इंसान के पास वास्तव में ऐसी क्षमता हो। बहुत लोग दावा करते हैं कि उनकी फोटोग्राफिक मेमोरी है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति साबित नहीं हुआ जो पूरी तरह सही मानसिक तस्वीरों को याद रख सके। असल में वैज्ञानिक साहित्य में फोटोग्राफिक मेमोरी का सिर्फ एक मामला बताया गया है। एलिजाबेथ का अजीब मामला। 1970 में हार्वर्ड के एक वैज्ञानिक चार्ल्स स्ट्रोमियर III ने एक शोध प्रकाशित किया। इसमें एक हार्वर्ड छात्रा एलिजाबेथ का जिक्र था। स्ट्रोमियर ने एलिजाबेथ की दाईं आंख को 10,000 बिंदुओं डॉट्स का एक पैटर्न दिखाया। एक दिन बाद उन्होंने उसकी बाईं आंख को दूसरा पैटर्न दिखाया। हैरानी की बात यह थी कि एलिजाबेथ ने अपने दिमाग में दोनों पैटर्न को जोड़कर एक नई तस्वीर देख ली, जैसे कि मैजिक आई चित्र होते हैं। इससे लगा कि शायद फोटोग्राफिक मेमोरी वास्तव में संभव है। लेकिन कहानी में एक अजीब मोड़ आया। बाद में स्ट्रोमियर ने एलिजाबेथ से शादी कर ली और उसके बाद एलिजाबेथ पर कभी कोई और वैज्ञानिक परीक्षण नहीं हुआ। दूसरे वैज्ञानिकों की जांच।
1979 में एक शोधकर्ता जॉन मेरिट ने स्ट्रोमिया के दावे की जांच करने का फैसला किया। उन्होंने पत्रिकाओं और अखबारों में फोटोग्राफिक मेमोरी टेस्ट प्रकाशित किया। लगभग 10 लाख लोगों ने यह टेस्ट करने की कोशिश की। उनमें से 30 लोगों ने सही उत्तर भेजा और 15 लोगों ने आगे वैज्ञानिक परीक्षण के लिए सहमति दी। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने उन्हें ध्यान से देखा तो कोई भी एलिजाबेथ जैसा कारनामा नहीं कर पाया। इस वजह से कई मनोवैज्ञानिकों को स्ट्रोमिया के शोध पर संदेह होने लगा। हालांकि स्ट्रोमिया अब भी कहते हैं कि उनके डेटा सही थे, लेकिन वह खुद मानते हैं कि एक व्यक्ति पर किया गया अध्ययन यह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि फोटोग्राफिक मेमोरी सच में होती है। तलमूड विद्वानों की अद्भुत याददाश्त। बचपन में मैं ऐसी कहानियां सुनकर बहुत प्रभावित हुआ था कि कुछ अतिधार्मिक यहूदी विद्वानों ने बेबीलोनियन तलमुद की 5422 पन्नों की पूरी किताब याद कर ली थी। कहा जाता था कि अगर कोई उस किताब में कहीं भी एक पिन चुभा दे तो वे बता सकते थे कि वह हर पेज पर किन शब्दों से होकर गुजरी है। मुझे हमेशा लगता था कि यह शायद सिर्फ एक कहानी है, लेकिन बाद में पता चला कि ऐसे विद्वान वास्तव में मौजूद थे। 1917 में एक मनोवैज्ञानिक जॉर्ज स्ट्रैटन ने एक अध्ययन में पॉलिश टैलम्यूडिक स्कॉलर्स के एक समूह का वर्णन किया जिन्हें शास पोल्लक कहा जाता था। उनकी याददाश्त सच में बहुत सटीक थी, लेकिन स्ट्रैटन ने यह भी लिखा कि इतनी अच्छी याददाश्त के बावजूद वे विद्वानों की दुनिया में बहुत प्रसिद्ध नहीं हुए। असल में उनके पास फोटोग्राफिक मेमोरी नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक ही चीज का लगातार अभ्यास किया था। अगर कोई सामान्य व्यक्ति भी पूरी जिंदगी 5422 पन्नों को याद करने में लगा दे तो वह भी धीरे धीरे इसमें बहुत अच्छा हो सकता है। अंतिम सवाल। तो अगर फोटोग्राफिक मेमोरी सिर्फ एक मिथक है तो फिर रूसी पत्रकार एस क्या कर रहा था? अगर वह अपने दिमाग में तस्वीरें नहीं खींच रहा था तो फिर वह इतनी अद्भुत याददाश्त कैसे बना पाया? यही सवाल इस कहानी का असली रहस्य है। एस के दिमाग की एक और अजीब विशेषता। एस की असाधारण याददाश्त ही उसके दिमाग की एकमात्र अजीब बात नहीं थी। उसे एक दुर्लभ मानसिक स्थिति थी जिसे सिनेस्थेसिया कहा जाता है। इस स्थिति में इंद्रियां आपस में मिल जाती हैं। इसका मतलब यह था कि एस जब भी कोई आवाज सुनता तो उसे एक रंग दिखाई देता, एक आकार या बनावट महसूस होती, और कभी-कभी स्वाद भी महसूस होता। हर आवाज उसके अंदर भावनाओं का पूरा अनुभव पैदा कर देती थी। उदाहरण के लिए, कुछ शब्द उसे सफेद और मुलायम लगते थे, कुछ शब्द नारंगी और तीर की तरह तेज लगते थे। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक लव वाइगत्स्की की आवाज उसे पीले रंग की टूटती हुई चीज जैसी लगती थी। फिल्म निर्देशक सर्गी आइजनस्टाइन की आवाज उसे आग की लौ जैसी दिखाई देती थी। हर शब्द एक तस्वीर बन जाता था। जब हम हाथी, एलिफेंट शब्द सुनते हैं तो हमें तुरंत समझ आता है कि वह एक बड़ा, ग्रे रंग का, मोटे पैरों वाला, लंबी सूंड वाला जानवर है। लेकिन आमतौर पर हम अपने दिमाग में उसकी स्पष्ट तस्वीर नहीं बनाते। अगर चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। लेकिन एस के साथ ऐसा नहीं था। हर शब्द सुनते ही उसके दिमाग में तुरंत एक तस्वीर बन जाती थी। उदाहरण के लिए उसने कहा, जब मैं ग्रीन शब्द सुनता हूं तो मुझे हरा फूलदान दिखाई देता है। जब मैं रेड सुनता हूं तो मुझे लाल शर्ट पहने एक आदमी मेरी तरफ आता हुआ दिखता है। जब मैं ब्लू सुनता हूं तो मुझे एक व्यक्ति खिड़की से नीला झंडा हिलाता हुआ दिखाई देता है। हर शब्द के साथ तस्वीर, स्वाद या गंध जुड़ जाती थी। इस वजह से एस की जिंदगी एक जागते हुए सपने जैसी थी।
एक दुनिया उसके सामने चल रही होती थी और दूसरी दुनिया उसके दिमाग में चित्रों की बनती रहती थी। उसकी कल्पना इतनी शक्तिशाली थी। एस की कल्पनाएं इतनी मजबूत थी कि कभी-कभी वे वास्तविकता जैसी लगती थी। मनोवैज्ञानिक ल्यूरिया ने लिखा, यह बताना मुश्किल था कि एस के लिए कौन सी दुनिया ज्यादा वास्तविक थी, उसकी कल्पना की दुनिया या असली दुनिया। अगर एस सिर्फ यह कल्पना कर ले कि वह ट्रेन के पीछे दौड़ रहा है, तो उसका दिल तेज धड़कने लगता था। अगर वह गर्म ओवन में हाथ डालने की कल्पना करता, तो उसके शरीर का तापमान बढ़ जाता था। यहाँ तक कि वह दर्द को भी अपनी कल्पना से खत्म कर सकता था। उदाहरण के लिए उसने बताया, जब मैं दंत चिकित्सक डेंटिस्ट के पास बैठता हूँ और दर्द शुरू होता है, तो मुझे वह नारंगीलाल धागे जैसा दिखाई देता है। मैं उस धागे को छोटा और छोटा करने की कल्पना करता हूँ और धीरे धीरे दर्द गायब हो जाता है। संख्याओं की भी अपनी पहचान थी। एस के लिए संख्याओं के भी अलग अलग व्यक्तित्व थे। उदाहरण, एक एक गर्वित और मजबूत आदमी, 2 एक खुशमिजाज महिला, 3 एक उदास व्यक्ति, 6 एक आदमी जिसका पैर सूजा हुआ है, 7 मूंछों वाला आदमी, 8 बहुत मोटी महिला और 87 उसे ऐसे दिखाई देता था, एक मोटी महिला और एक आदमी जो अपनी मूंछ घुमा रहा है। लेकिन इसमें एक समस्या भी थी। हालांकि एस की कल्पना बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन उसे अमूर्त विचार, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, समझने में कठिनाई होती थी। उसने कहा, मैं वही समझ सकता हूं जिसे मैं देख या कल्पना कर सकूं। इसलिए शब्द जैसे इन्फिनिटी, अनंत, नथिंग, कुछ नहीं, उसे समझ नहीं आते थे। उसने कहा, जब मैं समथिंग शब्द सुनता हूं, तो मुझे धुएं जैसा एक घना बादल दिखाई देता है, और जब नथिंग सुनता हूं, तो एक पतला और पारदर्शी बादल दिखाई देता है। इस वजह से वह रूपक, मेटाफोर, भी नहीं समझ पाता था। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहे अपने शब्दों को तौलो, तो उसे सच में तराजू, स्केल, की तस्वीर दिखाई देती थी। कविता समझना भी उसके लिए लगभग असंभव था, क्योंकि उसका दिमाग हर शब्द की तस्वीर बनाने में उलझ जाता था। याददाश्त का असली विज्ञान। असल में हमारी सारी यादें एक जाल, नेटवर्क, की तरह जुड़ी होती हैं। यह सिर्फ एक उदाहरण नहीं, हमारा दिमाग लगभग 100 अरब, 100 बिलियन न्यूरॉन से बना होता है। हर न्यूरॉन 5000 से 10,000 अन्य न्यूरॉन से जुड़ सकता है। याददाश्त का सबसे मूल रूप वास्तव में इन न्यूरॉन्स के बीच बने संबंधों का पैटर्न होता है। जब भी हम कोई नई चीज महसूस करते हैं, कोई नया विचार सोचते हैं या कुछ नया सीखते हैं, तो दिमाग के इन संबंधों में बदलाव होता है। इसलिए जब तक आप इस वाक्य के अंत तक पहुंचे हैं, आपका दिमाग पहले से थोड़ा बदल चुका है। उदाहरण, अगर आप कॉफी शब्द के बारे में सोचते हैं, तो आपको शायद याद आए काला रंग, नाश्ता, कड़वा स्वाद। यह इसलिए होता है क्योंकि आपके दिमाग में न्यूरॉन्स के बीच बने रास्तों में बिजली के संकेत दौड़ते हैं, जो इन विचारों को आपस में जोड़ते हैं। वैज्ञानिक यह जानते हैं कि ऐसा कैसे होता है, लेकिन यह रहस्य अभी भी पूरी तरह हल नहीं हुआ है कि कोशिकाओं का एक समूह वास्तव में याद को कैसे संग्रहित करता है। यह अभी भी न्यूरोसाइंस के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। दिमाग में यादें कैसे होती हैं, अभी भी एक रहस्य। पिछले कई दशकों में विज्ञान ने बहुत प्रगति की है, लेकिन आज भी किसी ने भी मानव दिमाग में किसी याद, मेमोरी, को सीधे नहीं देखा है। नई तकनीकों से वैज्ञानिक यह समझ पाए हैं कि दिमाग का नक्शा, स्ट्रक्चर कैसा है।
न्यूरॉन्स, ब्रेन सेल्स कैसे काम करते हैं। लेकिन दिमाग के कॉर्टेक्स, दिमाग की बाहरी झुर्रीदार परत में क्या होता है, यह अभी भी पूरी तरह समझ में नहीं आया है। यही हिस्सा हमें यह क्षमता देता है कि हम भविष्य की योजना बनाएं, गणित करें, कविता लिखें और अपनी यादें संग्रहित करें। दिमाग को समझने का उदाहरण। दिमाग को समझना ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति हवाई जहाज से किसी शहर को देख रहा हो। वह देख सकता है औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है, रहने वाले इलाके कहाँ है, हवाई अड्डा कहाँ है, मुख्य सड़कें कहाँ हैं। और हम यह भी जानते हैं कि शहर के निवासी यहाँ न्यूरॉन्स कैसे दिखते हैं। लेकिन हम यह नहीं जानते लोग खाना खाने कहाँ जाते हैं, वे अपना काम कैसे करते हैं, रोज उनका सफर कैसा होता है। यानी दिमाग को दूर से और बहुत पास से तो समझा जा सकता है, लेकिन बीच की प्रक्रिया यानी सोच और याददाश्त अभी भी रहस्य है। हम यादों को सीधे खोज नहीं सकते। एक बात साफ है, हमारा दिमाग एसोसिएशंस, संबंधों के आधार पर काम करता है। इसका मतलब है कि हम अपनी यादों को क्रमबद्ध तरीके से खोज नहीं सकते। कोई याद तभी आती है जब कोई दूसरी चीज उसे याद दिलाए। उदाहरण, जब आपको किसी का नाम याद नहीं आता तो आप सोचते हैं उसका नाम एल से शुरू होता था, वह पेंटर थी, मैं उससे 2 साल पहले एक पार्टी में मिला था। फिर अचानक दिमाग में क्लिक होता है, अरे हाँ, उसका नाम लीसा था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी यादें एक जाल, नेटवर्क की तरह जुड़ी होती हैं। लेकिन एस अलग था। एस के साथ ऐसा नहीं था। उसकी यादें बहुत व्यवस्थित, ऑर्गेनाइज्ड थीं, जैसे लाइब्रेरी का कार्ड कैटलॉग। हर जानकारी के लिए उसके दिमाग में एक अलग स्थान, एड्रेस था। उदाहरण, मान लीजिए आपको ये शब्द याद करने को दिए जाए, बेयर, ट्रक, कॉलेज, शू, ड्रामा, गार्बेज, वाटरमेलन। आप शायद इन सभी शब्दों को याद रख सकते हैं, लेकिन उन्हें सही क्रम में याद रखना मुश्किल होगा। लेकिन एस के लिए ऐसा नहीं था है, बल्कि यह दिमाग की वास्तविक संरचना को दर्शाता है। उसके लिए पहला शब्द हमेशा दूसरे से जुड़ा रहता था, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से। इसलिए वह कविता को आगे से और पीछे से दोनों तरह से सुना सकता था। एस की मेमोरी तकनीक। एस अपनी यादों को व्यवस्थित रखने के लिए जानी पहचानी जगहों का उपयोग करता था। मनोवैज्ञानिक ल्यूरिया ने लिखा, जब एस किसी शब्द को पढ़ता था तो उसके दिमाग में एक तस्वीर बन जाती थी। क्योंकि शब्दों की सूची लंबी होती थी, इसलिए वह उन तस्वीरों को एक रास्ते या सड़क के किनारे व्यवस्थित कर देता था। उदाहरण के लिए, वह अपने दिमाग में मॉस्को की गॉर्की स्ट्रीट पर चलने की कल्पना करता था, फिर हर शब्द की तस्वीर को अलग अलग जगह रख देता था। एक घर के दरवाजे पर, एक सड़क की लाइट के पास, एक बाड़ फेंस के ऊपर, एक बगीचे में, एक दुकान की खिड़की पर। यह सब उसके दिमाग में ऐसे होता था जैसे वह सच में चीजें सड़क पर रख रहा हो। याद कैसे करता था? जब उसे बाद में याद करना होता था, चाहे 1 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद या 10 साल बाद, तो वह बस उस मानसिक रास्ते पर फिर से चलने की कल्पना करता था और हर तस्वीर उसी जगह दिखाई देती थी जहां उसने उसे रखा था। जब वह कुछ भूलता था, अगर कभी ऐसा कुछ भूल जाता था, तो वह याददाश्त की समस्या नहीं होती थी,
बल्कि तस्वीर की समस्या होती थी। उदाहरण, एक बार वह पेंसिल शब्द भूल गया। उसने बताया, मैंने पेंसिल की तस्वीर एक बार फेंस के पास रखी थी, लेकिन वह बाड़ के साथ मिल गई, इसलिए मैं उसे देख नहीं पाया। दूसरी बार वह एग शब्द भूल गया। उसने कहा, मैंने अंडे की तस्वीर सफेद दीवार के पास रखी थी, इसलिए वह दीवार में मिल गई। उसकी सबसे बड़ी समस्या, एस की याददाश्त इतनी शक्तिशाली थी कि वह सब कुछ याद रख लेता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी भूलना सीखना। हर चीज की तस्वीर उसके दिमाग में बहुत गहराई से बस जाती थी। वह उन्हें भूलने के लिए अलग अलग तरीके आजमाता था। चीजों को कागज पर लिखना, कागज को जला देना, लेकिन तब भी उसे संख्याएं जलते हुए कागज के बीच दिखाई देती थी। भूलने का रहस्य। एक दिन उसे समझ आया कि भूलने का तरीका क्या है। उसे बस खुद को यह विश्वास दिलाना था कि यह जानकारी महत्वपूर्ण नहीं है, तब वह उसे भूल सकता था। फिर भी वह सफल नहीं हो पाया। कोई सोच सकता है कि इतनी अद्भुत याददाश्त वाला व्यक्ति बहुत सफल पत्रकार बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एस अपने काम में सफल नहीं हो पाया। उसकी अखबार की नौकरी ज्यादा समय तक नहीं चली। वह कोई स्थायी नौकरी नहीं रख पाया। मनोवैज्ञानिक ल्यूरिया के अनुसार वह एक ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा उम्मीद करता था कि उसके जीवन में कोई खास चीज होने वाली है। अंत में वह सिर्फ स्टेज पर प्रदर्शन करने वाला कलाकार बन पाया। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक, दुनिया की सबसे अच्छी याददाश्त वाले व्यक्ति की समस्या यह थी कि वह बहुत ज्यादा याद रखता था। कभी-कभी सब कुछ याद रखना भी एक समस्या बन सकता है। अमेरिकी लेखक जॉर्ज लुईस बोर्जेस ने अपनी छोटी कहानी फन्स द मेमोरियस में एस जैसा ही एक काल्पनिक पात्र बनाया है। इस पात्र की याददाश्त बिल्कुल अचूक होती है, लेकिन वह एक समस्या से पीड़ित होता है। वह कुछ भी भूल नहीं सकता। वह छोटी-मोटी और महत्वपूर्ण चीजों में फर्क नहीं कर पाता। वह यह तय नहीं कर पाता कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। वह किसी बात को सामान्य रूप से समझने या उसका सामान्य नियम बनाने में भी असमर्थ होता है। बोर्खेस के अनुसार शायद याद रखना नहीं, बल्कि भूलना ही इंसान होने की असली विशेषता है। दुनिया को समझने के लिए हमें कई चीजों को छानना, फिल्टर करना पड़ता है। जैसा कि बोर्खेस लिखते हैं, सोचना यानी भूलना। हालांकि एस की अद्भुत याददाश्त लगभग अविश्वसनीय लगती है, लेकिन वह वास्तव में स्थानिक स्मृति, स्पेशल मेमोरी का उपयोग कर रहा था, जो हम सबके अंदर होती है। मान लीजिए आप लंदन जाते हैं। वहां आपको कभी-कभी कुछ युवा लोग स्कूटर चलाते हुए दिखेंगे, जो ट्रैफिक के बीच बीच में चलते हुए अपने हैंडलबार पर लगे नक्शे को देखते रहते हैं। ये लोग लंदन के टैक्सी ड्राइवर बनने की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। लंदन में टैक्सी चलाने का लाइसेंस पाने से पहले उन्हें शहर की 25,000 सड़कों और 1,400 महत्वपूर्ण स्थानों की लोकेशन और रास्तों को याद करना पड़ता है। इस प्रशिक्षण को पूरा करने में 2 से 4 साल लग जाते हैं। इसके बाद उन्हें एक बहुत कठिन परीक्षा देनी पड़ती है, जिसे द नॉलेज कहा जाता है। इस परीक्षा में उन्हें शहर के किसी भी 2 स्थानों के बीच सबसे छोटा रास्ता बताना होता है और रास्ते में आने वाले महत्वपूर्ण स्थानों के नाम भी बताने होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि 10 में से केवल 3 लोग ही इस परीक्षा को पास कर पाते हैं। साल 2000 में इलियाना मैगाया, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में न्यूरोसाइंटिस्ट थीं, यह जानना चाहती थी कि इतने सालों तक लंदन की सड़कों को याद करने से टैक्सी ड्राइवरों के दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ता है।
उन्होंने 16 टैक्सी ड्राइवरों के दिमाग को एमआरआई स्कैन से जांचा। उन्होंने एक आश्चर्यजनक बात पाई। दिमाग का एक हिस्सा जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं, जो रास्ते पहचानने और दिशा समझने में मदद करता है, वह टैक्सी ड्राइवरों में लगभग 7% बड़ा था। इसका मतलब यह था कि लंबे समय तक रास्ते याद करने से उनके दिमाग की संरचना बदल गई थी। जितने अधिक साल कोई टैक्सी ड्राइवर काम करता था, यह बदलाव उतना ही अधिक दिखाई देता था। दिमाग एक लचीला अंग, फ्लेक्सिबल ऑर्गन है। यह अपने आप को बदल सकता है और नई चीजों के अनुसार ढाल सकता है। इस क्षमता को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। पहले वैज्ञानिक मानते थे कि बड़े होने के बाद दिमाग में नए न्यूरॉन्स नहीं बनते, लेकिन इस शोध से पता चला कि यह पुरानी सोच पूरी तरह सही नहीं थी। इसके बाद मैगवायर ने अपना ध्यान मेमोरी चैंपियंस, मेंटल एथलीट्स पर लगाया। उन्होंने एलिजाबेथ वैलेंटाइन और जॉन वाइल्डिंग के साथ मिलकर उन लोगों का अध्ययन किया जो वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान पर आए थे। वैज्ञानिक यह जानना चाहते थे, क्या इन लोगों के दिमाग सामान्य लोगों से अलग होते हैं, या वे बस अपनी सामान्य याददाश्त का बेहतर उपयोग करते हैं? उन्होंने मेमोरी एथलीट्स और सामान्य लोगों को एमआरआई स्कैनर में रखा और उनसे कहा कि वे 3 अंकों वाले नंबर, लोगों के चेहरे, बर्फ के टुकड़ों की तस्वीरें याद करें। वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि शायद मेमोरी चैंपियंस के दिमाग की संरचना अलग होगी, लेकिन परिणाम आश्चर्यजनक थे। उनके दिमाग बिल्कुल सामान्य लोगों जैसे ही थे। उनकी सामान्य बुद्धिमत्ता भी सामान्य स्तर की ही थी। इसका मतलब था, वे अधिक बुद्धिमान नहीं थे। उनके पास कोई विशेष दिमाग नहीं था। लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर जरूर मिला। जब मेमोरी एथलीट्स चीजें याद कर रहे थे, तब उनके दिमाग के कुछ अलग हिस्से सक्रिय हो रहे थे। ये हिस्से मुख्य रूप से जुड़े थे दृश्य स्मृति, विजुअल मेमोरी, स्थानिक दिशा ज्ञान, स्पेशल नेविगेशन। यही वही क्षेत्र था जो लंदन के टैक्सी ड्राइवरों में बड़ा पाया गया था। जब वैज्ञानिकों ने मेमोरी एथलीट्स से पूछा कि वे याद कैसे करते हैं, तो उन्होंने बताया कि वे जानकारी को चित्रों में बदल देते हैं और उन चित्रों को अपने मन में किसी परिचित रास्ते पर रख देते हैं। यानी वे अपने दिमाग में एक काल्पनिक रास्ता, मेंटल जर्नी, बनाते हैं और हर जानकारी को उस रास्ते के किसी स्थान पर रख देते हैं। यह तरीका लगभग वही था जो एस इस्तेमाल करता था, लेकिन फर्क यह था कि एस के साथ यह अपने आप होता था, जबकि मेमोरी एथलीट्स ने इसे अभ्यास और प्रशिक्षण से सीखा था। दूसरे शब्दों में, उन्होंने खुद को एस की तरह याद करना सिखा दिया था। मैं एड और उसके शांत दोस्त लुकास हेलर से बहुत प्रभावित हो गया था। वे दोनों अपने दिमाग की याददाश्त को जितना संभव हो सके उतना आगे बढ़ाने और उसे मजबूत बनाने के एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। उन्हें भी मुझ में दिलचस्पी हो गई थी, क्योंकि मैं भी लगभग उनकी उम्र का एक पत्रकार था। शायद मैं उनकी कहानी किसी ऐसी मैगजीन में लिख दूं जिसके बारे में उन्होंने कभी सुना भी न हो, और इससे उनकी पहचान मेमोरी सेलिब्रिटी के रूप में शुरू हो जाए। हाई स्कूल में अपना लेक्चर देने के बाद एड ने मुझे और लुकास को पास के एक बार में चलने के लिए कहा। वहां हम एड के पुराने बोर्डिंग स्कूल के दोस्त से मिले, जो एक फिल्ममेकर बनने की कोशिश कर रहा था। वह 8 mm वीडियो कैमरा लेकर न्यूयॉर्क में उनके हर अजीब और मजेदार काम को रिकॉर्ड कर रहा था। इनमें से एक घटना यह थी कि लुकास ने ताश के पत्तों की पूरी गड्डी को याद करने की कोशिश की, जबकि वे लोग एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की ऑब्जर्वेशन डेक तक जाने वाली लिफ्ट में थे। यह लिफ्ट सिर्फ 53 सेकंड में ऊपर पहुंच जाती है। एड मजाक में बोला,
हम यह देखना चाहते थे कि दुनिया की सबसे तेज लिफ्ट ऑस्ट्रिया के स्पीड कार्ड चैंपियन से तेज है या नहीं। लेकिन ऐसा नहीं था। वह देखने में पारंपरिक अर्थों में बहुत सुंदर नहीं था। लेकिन उसी रात मैंने उसे सड़क पर एक महिला से सिगरेट मांगते देखा। कुछ ही मिनटों बाद वह वहां से जाते समय उसका फोन नंबर याद करके सुना रहा था। उसने मुझे बताया कि उसका सामान्य बार ट्रिक क्या है। वह किसी लड़की के पास जाता है और उससे कहता है कि वह कितना भी लंबा कोई नंबर बना दे। फिर वह वादा करता है कि अगर वह उस नंबर को याद रख लेगा तो वह लड़की के लिए शैंपेन की बोतल खरीदेगा। उस शाम के दौरान एड कुक मुझे अपनी जिंदगी की एक से बढ़कर एक मजेदार और अजीब कहानियां सुनाता रहा। उसने बताया कि एक बार न्यूजीलैंड में वह बिना जूते पहने ही एक बार की खिड़की से कूद गया था, सिर्फ इसलिए ताकि दरवाजे पर खड़े गार्ड बाउंसर से बचकर अंदर जा सके। फिर उसने बताया कि एक बार उसने लंदन में एक सुपरमॉडल की पार्टी में बिना बुलाए घुसपैठ कर ली थी। वह बोला, उस समय यह आसान था क्योंकि मैं व्हीलचेयर पर था और बहुत अच्छी व्हीली कर सकता था। एक बार वह फ्रांस की राजधानी पेरिस में ब्रिटिश एम्बेसी की पार्टी में भी घुस गया था। वह हंसते हुए बोला, मैंने देखा कि राजदूत मेरी गंदी जूतों को पूरे कमरे में घूरते हुए देख रहा था। और फिर उसने बताया कि लॉस एंजलिस के डाउनटाउन में उसने बस का किराया जुटाने के लिए 12 घंटे तक लोगों से पैसे मांगे थे। उस समय मुझे उसकी कहानियों पर थोड़ा शक हुआ था क्योंकि वे बहुत बढ़ा-चढ़ाकर बताई हुई लग रही थी। लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि शायद वह असल घटनाओं को कम ही बता रहा था, असलियत उससे भी ज्यादा अजीब रही होगी। शाम को कुछ और ड्रिंक पीने के बाद मुझे अचानक एक बात समझ आई। मैं पूरे दिन एड और लुकास हेलर के साथ रहा था, लेकिन उन्होंने एक बार भी मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाया। एड ने वेट्रेस से मेरा परिचय हमारे पत्रकार दोस्त कहकर कराया था और लुकास ने तो मेरा नाम लिया ही नहीं। लेकिन दिन में पहले एड ने मुझे कहा था कि वह हर लड़की का नाम और फोन नंबर याद रख सकता है जिससे वह मिलता है। मुझे लगा था कि यह बहुत प्रभावशाली कौशल है और जीवन में बहुत काम आएगा। कहा जाता है कि बिल क्लिंटन कभी किसी का नाम नहीं भूलते थे और देखिए वे कहां तक पहुंच गए। लेकिन अब मुझे लगा कि एड ने जो कर सकता हूं कहा था, उसका मतलब शायद यह था कि अगर वह सच में कोशिश करे तो। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें मेरा नाम याद है? एड बोला, हाँ बिल्कुल। तुम्हारा नाम जोश है। मैंने पूछा, मेरा सरनेम? वह बोला, अरे क्या तुमने मुझे बताया था? मैंने कहा, हाँ, फोआ, जोश फोआ। तो तुम भी आखिर इंसान ही निकले। एड हंसते हुए बोला, हाँ। मैंने कहा, मुझे लगा था कि तुम्हारे पास लोगों के नाम याद रखने की कोई खास तकनीक होगी। एड बोला, तकनीक तो है, लेकिन जितनी ज्यादा शराब पी ली जाए उतनी कम काम करती है। फिर एड ने मुझे नाम याद रखने की अपनी तकनीक समझाई। उसने बताया कि उसने एक प्रतियोगिता में 99 अलग-अलग लोगों के चेहरे और उनके नाम याद किए थे। उसकी तकनीक बहुत सरल थी। वह बोला, किसी व्यक्ति के नाम की आवाज को ऐसी चीज से जोड़ो जिसे तुम अपने दिमाग में साफ साफ देख सको। यानी व्यक्ति के चेहरे की एक तस्वीर दिमाग में बनाओ। फिर उसके नाम को किसी मजेदार या जीवंत चित्र से जोड़ दो। इस तरह जब बाद में उस व्यक्ति को देखोगे तो वह चित्र अपने आप दिमाग में आ जाएगा और नाम याद आ जाएगा। उसने मेरे नाम का उदाहरण दिया। तुमने कहा तुम्हारा नाम जोश फोआ है, उसने कहा। फिर उसने कल्पना की कि मैं उसे मजाक में छेड़ रहा हूं, जोशिंग। और वह गुस्से में 4 टुकड़ों फो
में टूट रहा है। 4/4, समझे? उसने कहा। यह मजेदार तस्वीर उसके दिमाग में मेरे नाम को याद रखने में मदद करती। मुझे लगा कि यह एक तरह की कृत्रिम सिनेस्थेसिया, कृत्रिम मानसिक संबंध है। यह समझने के लिए कि यह तरीका क्यों काम करता है, मनोवैज्ञानिकों ने एक प्रसिद्ध प्रयोग किया जिसे बेकर पैराडॉक्स कहा जाता है। इस प्रयोग में एक व्यक्ति को एक आदमी की फोटो दिखाई जाती है और बताया जाता है कि वह बेकर, रोटी बनाने वाला, है। दूसरे व्यक्ति को वही फोटो दिखाकर कहा जाता है कि उसका सरनेम बेकर है। कुछ दिन बाद जब उनसे पूछा जाता है तो जिसने पेशा बेकर सुना था उसे याद रहने की संभावना ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि बेकर शब्द से दिमाग में कई चीजें जुड़ जाती हैं। रोटी बनाना, सफेद टोपी, बेकरी की खुशबू। लेकिन बेकर नाम सिर्फ उस व्यक्ति के चेहरे से जुड़ा होता है, इसलिए वह आसानी से भूल जाता है। याददाश्त का रहस्य यह है कि जितने ज्यादा संबंध, एसोसिएशंस होंगे, उतनी ज्यादा याददाश्त मजबूत होगी। इसलिए नाम याद रखने का तरीका है बेकर, रोटी बनाने वाला। 4, रेगन, लेजर गन। यह तरीका बहुत साधारण है लेकिन बेहद प्रभावी है। मैंने भी यह तरीका आजमाया। जिस डॉक्यूमेंट्री फिल्ममेकर ने पूरे हफ्ते एड और लुकास का पीछा किया था, उसने अपना नाम बताया, जॉनी लोन्स। एड मजाक में बोला, हम इसे पाउंड्स लोन्स कहते हैं। स्कूल में यह बहुत मोटा था। मेरा बड़ा भाई बचपन में जॉनी कहलाता था। तो मैंने कल्पना की कि मेरा भाई और वह फिल्ममेकर एक साथ बैठकर पाउंड केक खा रहे हैं। इस तरह मैंने उसका नाम याद रखने की कोशिश की। तभी एड बोला, तुम जानते हो, हम तुम्हें ऐसे और भी कई ट्रिक्स सिखा सकते हैं। फिर उसने उत्साहित होकर लुकास से कहा, मुझे लगता है कि अगर हम आज रात उसे ट्रेनिंग दें तो शायद यह अमेरिकन मेमोरी चैंपियनशिप भी जीत सकता है। मैंने कहा, मुझे लगता है कि तुम अमेरिकियों को थोड़ा कम समझते हो। एड कुक ने जवाब दिया, इसके बिल्कुल उल्टा। उन्हें बस सही कोच नहीं मिला है। फिर वह मेरी तरफ मुड़ा और बोला, मुझे लगता है कि अगर तुम रोज सिर्फ 1 घंटा अभ्यास करो तो अगले साल चैंपियनशिप जीत सकते हो। उसने अपने दोस्त लुकास हेलर की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हें भी ऐसा ही नहीं लगता? लुकास ने सिर हिलाकर हाँ कहा। मैंने मजाक में कहा, तुम और टोनी बुजन दोनों ही ऐसा कहते हो। एड ने थोड़ा हंसते हुए कहा, ओह हाँ, महान टोनी बुजन। क्या उसने तुम्हें यह भी बताया कि दिमाग एक मांसपेशी, मसल, की तरह होता है? मैंने कहा, हाँ, उसने ऐसा कहा था। एड बोला, जो भी व्यक्ति दिमाग और मांसपेशियों के असली गुणों को थोड़ा भी समझता है, वह जानता है कि यह तुलना बिल्कुल गलत है। यह पहली बार था जब मुझे एहसास हुआ कि एड और टोनी बुजन के बीच कुछ तनाव भरा रिश्ता है। फिर एड ने कहा, देखो, तुम्हें असल में क्या करना चाहिए, मुझे अपना कोच, ट्रेनर और मैनेजर बना लो। और हाँ, आध्यात्मिक योग गुरु भी। मैंने पूछा, और इस रिश्ते से तुम्हें क्या मिलेगा? वह मुस्कुराकर बोला, मुझे खुशी मिलेगी। और तुम पत्रकार हो, इसलिए अगर तुम इस अनुभव के बारे में लिखो और लोगों को यह महसूस हो जाए कि मैं हैम्पटन्स में किसी की बेटी को पढ़ाने के लिए बहुत अच्छा ट्यूटर हूँ, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, बस फीस होगी बहुत ज्यादा। मैं हंस पड़ा और कहा कि मैं इस बारे में सोचूंगा। सच कहूं तो मुझे हर दिन 1 घंटा बैठकर ताश के पत्ते याद करने, यादृच्छिक नंबरों के पेज याद करने या ऐसे दूसरे मानसिक अभ्यास करने
में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। मैं हमेशा खुद को थोड़ा नर्ड, पढ़ाकू मानता था। मैं अपने स्कूल की क्विज बॉल टीम का कप्तान था और मैं लंबे समय से ऐसी घड़ी पहनता था जिसमें कैलकुलेटर भी होता था। लेकिन यह सब मेरे लिए भी थोड़ा ज्यादा लग रहा था। फिर भी मुझे यह जानने की उत्सुकता थी कि मेरी याददाश्त की असली सीमा क्या है। और एड मुझे इतना दिलचस्प इंसान लगा कि मैंने इस प्रयोग के बारे में सोचना शुरू कर दिया। जिन भी मेमोरी एथलीट्स से मैं मिला था, वे सब यही कहते थे कि कोई भी व्यक्ति अपनी याददाश्त सुधार सकता है। जैसी शक्तियां हम सबके अंदर छिपी होती हैं। मैंने तय किया कि मैं खुद पता लगाऊंगा कि यह सच है या नहीं। उस रात जब मैं घर पहुंचा, तो मुझे एड का एक छोटा सा ईमेल मिला। उसमें लिखा था, तो क्या मैं तुम्हारा कोच बन सकता हूं?